हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन। मैं धर्मेंद्र नरूका आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं और आज के इस सेशन में हम लोग एक बेहतरीन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है वो तो अभी हम देखेंगे। ये टॉपिक जो है ये आपके हर एक एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो माय डियर, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिएगा माय डियर, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपका लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे हम? लिटरेरी टर्म्स की चर्चा करेंगे, या फिर इनको कह देते हैं पोइटिक डिवाइसेस। क्या कहते हैं? पोइटिक डिवाइसेस। लिटरेरी टर्म्स या पोइटिक डिवाइसेस की चर्चा हम करेंगे आज, और इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। ये तो हो गया आपका। और इसको हम जानते हैं किसके नाम से? फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से। फिगर्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक का जिक्र आपको इंग्लिश लिटरेचर के हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे राजस्थान के आरपीएससी ग्रेड 1 की बात कर लूँ मैं, ग्रेड 2 की बात कर लूँ मैं, रीट मेंस की बात कर लूँ, रीट पात्रता परीक्षा की बात कर लूँ, यूपी पीजीटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पीजीटी टीजीटी में ये टॉपिक जो है जनरली इंक्लूड किया गया है। तो इस टॉपिक को हम डिटेलिंग में आज जानने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये क्या है? इट इज अ वर्ड और फ्रेज। ये कोई वर्ड भी हो सकता है और कोई फ्रेज भी हो सकता है, हो सकती है ना? विच पजेज, है ना, विच पजेज सेपरेट मीनिंग फ्रॉम its literal meaning, from its literal meaning. दिस इज द डेफिनेशन। देखो, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है या कोई भी पोएटिक डिवाइस है या कोई लिटरेरी टर्म है, वो या तो कोई वर्ड होता है या फ्रेज होता है जिसका जो मीनिंग होता है ना, वो इसके लिटरल जो वास्तविक में मीनिंग है उससे कुछ अलग होता है। मैं भी ये मीनिंग के ऊपर भी डिटेलिंग में चर्चा करूंगा। एक बार हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है? तो किया जाता है टू डेकोरेट, है ना, द लैंग्वेज, है ना, इन पोइट्री। पोइट्री में लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए, ताकि लैंग्वेज थोड़ी सी अट्रैक्टिव बने, इंप्रेसिव बने। पोइट्री में अगर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज नहीं होगा तो पोइट्री उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, और वो मतलब बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, फ्लैट पोइट्री हो जाएगी। तो जब तक हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। सो ओवरऑल यहाँ मैंने आपको दो चीजें बताई कि जो आपका लिटरेरी टर्म्स या पोइटिक डिवाइसेस है, उसका जो मीनिंग होता है वो सेपरेट होता है किससे? लिटरल मीनिंग से। एक तो होता है अर्थ और एक होता है भावार्थ। तो अर्थ से अलग जो भावार्थ निकले, वो चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। और इनका यूज क्यों किया जाता है? किसी भी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ताकि चीजें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़नी पड़े आपको। अब यह मीनिंग के लेकर मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहूंगा, इसके मीनिंग को लेकर मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है ना भाई? चलो देखो, एक बार मीनिंग से संबंधित बात हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिएगा। देखो, मीनिंग जो होता है ना आपका, इसको जरा समझना, डेप्थ से समझना थोड़ा सा। मीनिंग जो होता है वो आपके दो प्रकार का होता है ना?
एक तो होता है आपका सरफेस मीनिंग। कौन सा होता है? सरफेस मीनिंग होता है। और एक होता है आपका हिडन मीनिंग। दो तीन नाम से मैं बता दूंगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। हिडन मीनिंग होता है। दूसरा कौन सा होता है? हिडन मीनिंग होता है। एक तो जो चीजें जैसी दिख रही है वैसा उनका अर्थ निकाल लो। एक उनके अर्थ जो उनका अर्थ है वो छुपा हुआ है। इसको कहते हैं हम क्या? डिनोटेशन। क्या कहलाता है? ये डिनोटेशन कहलाता है। और ये जो है ये आपका कैनोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनोटेशन कहलाता है। या आप इसको ये कह लो कि ये जो है ये आपका लिटरल मीनिंग है। कैसा है? लिटरल मीनिंग। और ये जो है ना ये आपका जो हिडन मीनिंग है ये इंटरनल मीनिंग है ना। इंटरनल मीनिंग है। इंटरनल मीनिंग, इंप्लाइड मीनिंग भी कह सकते हैं। यानी ये यहां जो निकलता है वो भावार्थ होता है। क्या होता है? भावार्थ, है ना। और यहां जो निकलता है वो सीधा सीधा अर्थ होता है। हिंदी में भी पोइट्री जो होती है वो इसी आधार पे होती है। जो बात जैसी कही जाएगी उसका वैसा मतलब नहीं होगा। अगर वैसा मतलब है तो वो तो सरफेस मीनिंग है। जैसे कोई ईडियम और फ्रेज है, ईडियम्स और फ्रेज है, तो ईडियम्स और फ्रेजेस में भी क्या होता है? उसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि डोंट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, तो इसका मतलब तो ये हो कि फटे हुए दूध पर नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग निकल के आया वो ये है कि काम अगर कोई खराब हो जाए तो उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। तो ये इसका हिडन मीनिंग हुआ। तो जब आप हिडन मीनिंग की बात करते हो तो आपको रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन ये एक आपका ईडियम है। रीड बिटवीन द लाइन यानी आपको हिडन मीनिंग को जानना पड़ता है। तो आप मीनिंग से संबंधित बात भी आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए कि मीनिंग जो है वो सरफेस मीनिंग और हिडन मीनिंग ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी कि लिटरेरी टर्म्स, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों यूज की जाती हैं, क्यों क्या इसकी डेफिनेशन है। और मैंने फिर आपको मीनिंग जो है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये दोनों बात तो मैंने आपको बता दी है। टेक्निकल जो टर्म इनके लिए बनी है वो ये है, ये ध्यान रख लेना, है ना। ये ध्यान आप लोग रख लेना ताकि चीजें आप लोगों के लिए बेहतर और क्लियर रहें, है ना। इन चीजों को भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स जो हैं आपके, देखिएगा जरा, लिटरेरी टर्म्स जो हैं आपके इनको जब मैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक में तो कहते हैं ट्रॉपी, है ना, और दूसरा है आपका स्कीम। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? स्कीम है। लिखो दोनों को, TROPE और SCHEME, दोनों को लिख लीजिएगा आप लोग। एक तो क्या होता है आपका ट्रॉपी होता है और एक क्या होता है आपका स्कीम होता है। ठीक है, अब ये दोनों किस किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं एक बार। ठीक है भाई, चलिए। चलिए, है ना। एक तो हो गया ट्रॉप, है ना, ट्रॉप बोलेंगे इसको, और एक हो गया स्कीम। एक हो गया ट्रॉप और एक हो गया क्या आपका स्कीम। अब ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों का हमें जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ट्रॉप ये आपका किससे संबंधित है? मीनिंग से संबंधित है ना, रिलेटेड टू मीनिंग, रिलेटेड टू मीनिंग। ये आपका मीनिंग पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मीनिंग पर आधारित होता है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड वे में यूज होता है ना। तो आप इसके लिए एक तो ये आप लिख लो यहाँ पे रिलेटेड टू मीनिंग, और दूसरा जो है वो आप लिख सकते हो
ए ट्रॉप यूजेज अ वर्ड, ठीक है, इन एन अनयूजुअल, कैसा अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड वे। यहां मीनिंग में डेविएशन होता है, यहां डेविएशन किस में होता है, मीनिंग में डेविएशन होता है, मीनिंग के आधार पर हम इसको जज करते हैं। जैसे इसमें सिमली आ गया, मेटाफर आ गया, है ना, और भी जैसे मेटोनिमी आ गया, तो वो सारे कहाँ आते हैं, प्रॉप के अंदर आते हैं। स्कीम जो है ना, स्कीम जो है वो आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से है ना, ये किससे संबंधित है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, या हम कह सकते हैं ये किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू साउंड और राइम, साउंड और राइम या राइमिंग, साउंड और राइमिंग। अब देखो आपके पास दोनों चीजें क्लियर हो गई। कुछ लिटरेरी टर्म्स या पोइटिक डिवाइसेस मीनिंग के आधार पर जज किए जाते हैं, और कुछ साउंड के आधार पर, जैसे कि एलिट्रेशन हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया, ये सारे किस पे आधारित हैं, आपके स्कीम पे आधारित है, ठीक है। जैसे आपका क्लाइमेक्स हो गया, तो एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के ऊपर जो निर्भर करता है वो स्कीम में, तो या तो मीनिंग पर आधारित होंगे और या आपके साउंड या राइमिंग पर आधारित होंगे। तो तीन बातें जो है वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ सबका, क्लियर है ना सबका यहाँ तक। फिर बढ़े हम आगे, और सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा किसकी, एलिट्रेशन से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, एलिट्रेशन से। तो एलिट्रेशन डाल लीजिएगा आप लोग, है ना, क्या डाल लीजिएगा, एलिट्रेशन, ठीक है। चलो यहां तक हो गया आपका, ये देखिएगा आप लोग, चलिए यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। और लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहले, यानी आज के सेशन में सबसे पहला लिटरेरी जो डिवाइस है वो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एलिट्रेशन। कौन सा है, एलिटरेशन, कौन सा है, एलिट्रेशन है, पुनरावृत्ति, ना, क्या है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, इसकी बात होगी। अब ये होता क्या है, तो ज्यादातर बच्चे इसे जानते ही होंगे, है ना, तो लिखो द रेपिटिशन, द रेपिटिशन, ये क्या होता है, रेपिटिशन होता है यूजुअली ऑफ consonant sound in the beginning of a word, है ना, in a line of verse, यानी कि पोइट्री, यानी कि पोइट्री। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी जनरली मैंने यहां लिखा यूजुअली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सोनेंट से होता है, वाउल का भी हो सकता है, वाउल का भी हो सकता है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। तो देखो किस किस में हो सकता है ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं। देखो यहाँ वाउल साउंड का रेपिटेशन भी हो सकता है ना, वाउल साउंड का रेपिटेशन भी हो सकता है ना, कंसोनेंट साउंड का भी रेपिटेशन हो सकता है। किसका भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट साउंड का भी रिपीटिशन जो हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। इसका यूज जो है वो कहां कहां किया जाता है, ये भी आप लोग देख लो एक बार।
इसका यूज होता है कहाँ, मैंने बताता हूं आपको, देखो एक बार ना, नॉन सेंस राइम के अंदर, नॉन सेंस राइम है ना, जिंगल्स के अंदर, और टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं, टंग ट्विस्टर्स, हिंदी में पढ़े होंगे आपने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो उन सब में क्या पाया जाता है भाई, टंग ट्विस्टर पाया जाता है। उन सब में क्या होता है, टंग ट्विस्टर होता है। तो इन सभी में जनरली आपको एलिट्रेशन देखने को मिलता है भाई। क्या देखने को मिलता है, जनरली एलिट्रेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि चीजें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी ना। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर 1 पे सी, है ना, सेल्स, सी सेल्स एट सी, और उसके बाद हमने लिखा सोर, सी सोर। ये पहला हो गया हमारा। दूसरा हम लिखते हैं, है ना, दूसरा जो इसमें मैं सेंटेंस आप लोगों के सामने लिख रहा हूं वो भी काफी अच्छा सेंटेंस है, देखो। और ये तो ईडियम भी है ना, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन, है ना, लिख लिया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसके बाद लिखो 3rd नंबर का, द फेयर ब्रीज, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। चलो ये है आपके सामने, लिख लीजिएगा। 3 सेंटेंस आपके हो गए, तीनों को एक बार देखो आप। ठीक है भाई, चलो तीनों को मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे ही आप बात समझ जाओगे। देखो यहां रेपिटेशन किसका हो रहा है, सी का, से के साउंड का हो रहा है। यहां भी से हो रहा है, यहां भी से है, यहां भी से है, यहां भी से है, यहां भी से है। ठीक है, अब देखो ये तो एस एच वाला तो आप ऐसे समझ लो, ठीक है, हो रहा है ना, और इसका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेम साउंड का रेपिटेशन अगर वर्ड की बिगिनिंग में होता है तो इसको माना जाएगा, है ना, क्लियर। इसमें देखो टाइम में हो रहा है, टाइड में हो रहा है, और इसमें नहीं है। ब्रिज में, ब्लू में, और फॉर्म में, और फ्लू में, चारों में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, क्लियर। और एक सेंटेंस में और लिखता हूं, देखो बड़ा गजब का सेंटेंस है 4th नंबर का। देखो रूंड, रूंड का मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना, है ना। सीज दी रुथलेस किंग, रुथलेस किंग। तो इसमें भी हो जाएगा, देखो आपका, देखो यहां नजर डालेंगे, देखो यहाँ पे है रा का साउंड और यहाँ पे है रा का साउंड, तो दोनों में आपका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि साउंड जो है वो सेम है। तो ये आप एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हो, इसके माध्यम से आपका जो पहला डिवाइस है ये आपका क्लियर हो गया है। मैंने सिंपल सिंपल लिया है शुरू में, और जैसे जैसे हम चीजों को बढ़ाएंगे तो सारे ही देखेंगे, लिटरेरी टर्म जितने भी होते हैं। अब ये सेशन ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट, जीआरएफ या कॉलेज लेक्चरर, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके लिए बिल्कुल ये सेशन जो है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है। आपके सारे लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
पहले लिटरेरी टर्म्स को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लिटरेरी फॉर्म्स को क्लियर करेंगे। इसमें सेकंड नंबर पे हम चलते हैं। देखो यहां तक आपका हो गया है। सेकंड नंबर पे जब हम चलते हैं तो सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, एक तो होता है आपका कंसोनेंस, है ना, और एक होता है आपका, यही मैं बता देता हूं, असोनेंस, है ना। कंसोनेंस और किसकी बात हम करेंगे, असोनेंस की बात करेंगे। आपने ये पोइट्री में मतलब अक्सर इस चीज को आप देख पाओगे, कंसोनेंस और जो असोनेंस है इसके संबंध में, है ना। तो इसमें क्या होती है, साम्यता होती है ना। साम्यता का मतलब है सिमिलरिटी। अगर साम्यता का मतलब क्या है, सिमिलरिटी। तो इधर तो कॉन्सोनेंट साउंड की सिमिलरिटी होगी और इधर किसकी होगी, ये स्वर साम्य हो जाएगा और ये व्यंजन साम्य हो जाएगा। ऐसे सिंपल तरीके से आप समझ लो। अब कंसोनेंस में क्या होता है ये जरा समझो। देखो यहाँ क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, बट डिफरेंट वाउल साउंड। इसका जस्ट अपोजिट है ना, वो कौन सा है आपका, असोनेंस है। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है आपका, असोनेंस है। और वो कैसे है ये जरा हम देखते हैं। देखो असोनेंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो इसमें क्या होता है, सेम वाउल साउंड, है ना, बट डिफरेंट कंसोनेंट साउंड, ठीक है। ये है आपका ना, ये हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब मैं इनके एग्जांपल्स ले लेता हूं जिससे कि बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टिप और एक लिखा मैंने टॉप, है ना। एक मैंने लिखा निक और क्या लिखा, नेक। यहां मैं लिखता हूं नाइट और मैंने लिखा राइट, है ना। अब देखो जरा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एग्जांपल्स हम और भी ले लेंगे। देखो यहां पे, देखो एक पे लिखा हुआ है टिप और यहां पे लिखा हुआ है टॉप। अब देखो साउंड जो वाउल का है वो तो डिफरेंट है, एक में छोटी ई का एक में ओ का है, जबकि टे सेम है। निक नेक में, निक में देखो ने तो सेम है, एक में किसकी मात्रा है, ई की, और नेक एक में ए की, तो निक नेक हो गया। तो ये भी अंतर है। यहाँ नाइट में देखो ने दोनों में सेम है ना, ने और क्या नाम से डिफरेंट है। देखो ने है एक में और एक में क्या है, रे है, लेकिन दोनों में जो साउंड है ना वो आई का है बाद में। नाइट और राइट, नाइट और क्या, राइट। तो फिर आपका इसको कहेंगे क्या, असोनेंस, और इसको कहेंगे क्या, कॉन्सोनेंट, है ना। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ट्राई टू सेव माई लाइफ। तो मेरे पास अब तीन शब्द हैं। देखो मेरे पास तीन शब्द हो गए, ट्राई है, माई है और लाइफ है। इन तीनों में क्या है, असोनेंस है। क्यों, क्योंकि देखो टे अलग है, माँ अलग है और ला अलग है, लेकिन तीनों में जो साउंड है ना वो सेम है, वाउल साउंड सेम है। तो अगर आपका वाउल साउंड सेम है तो असोनेंस है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड सेम है तो फिर क्या है, कंसोनेंस है ना। साम्यता की बात होती है, साम्यता। तो ये तो स्वर साम्य है और एक व्यंजन साम्य है ना। एक में तो स्वर साम्यता की बात हो जाएगी और एक में किसकी बात हो जाएगी, व्यंजन साम्यता की जो बात है वो आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक बातें बता दी हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक। लिटरेरी टर्म्स में हमने सबसे पहले यहाँ डिस्कशन किया कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है,
इसका यूज जो है वो क्यों किया जाता है। उसके बाद मीनिंग को हमने डिफाइन किया, मीनिंग दो प्रकार का होता है। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉप और स्कीम। फिर इनमें क्या क्या चीज़ें होती है ये भी मैंने आपको, जो डिटेलिंग में है वो जो चीज़ डिटेलिंग में है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कशन किया पहले एलिट्रेशन, और इसके बाद हमने डिस्कशन किया है कंसोनेंस और असोनेंस के बारे में। ठीक है, चलो बाकी की बात आगे डिस्कस करते हैं।